नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से कुछ खास खबरों के साथ। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में राज्यपाल के संबोधन के साथ उत्तराखंड के बजट सत्र की शुरुआत हुई है। इस दौरान राज्य के कई मुद्दों को लेकर सदन में विपक्षी नेताओं ने हंगामा किया। वहीं अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार का सीमा क्षेत्रों में बसावटों पर जोर है। छात्रों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। राज्य के कार्यशील पैक्स को अब उर्वरक खुदरा विक्रेताओं के रूप में विकसित किया जाएगा। मानव वन्यजीव मृत्यु पर राहत राशि 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की जाएगी। हमारी सरकार संतुलित विकास राज्य ने छोटे राज्यों की श्रेणी में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सशक्त प्रेरणा से सर्वांगीण और समावेशी विकास के साथ साथ इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। विकल्प रहित संकल्प के मार्ग पर अडिग रहते हुए हमारी सरकार द्वारा अनेक संकल्प पूर्ण किए जा चुके हैं। राज्य सरकार राज्य के चहुमुखी विकास हेतु अधिक से अधिक निवेशकों को निवेश हेतु प्रोत्साहित कर रही है। इस संबंध में सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत 30 से अधिक नीतियां लागू की गई हैं। सुशासन की दिशा में यहां सीएम हेल्पलाइन 1905 और सेवा का अधिकार रूपी प्रभावी अस्त्र जनता के पास उपलब्ध है। वहीं भ्रष्टाचार पर रोक लगाने हेतु शिकायत दर्ज करने के लिए 1064 नंबर क्रियाशील है। हमारी सरकार ने अतिक्रमण की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया है। नवाचार श्रेणी में वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री उत्कृष्ट लोक प्रशासन पुरस्कार प्राप्त होना पारदर्शी, उत्तरदायी एवं परिणामोन्मुख शासन व्यवस्था का प्रमाण है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के लक्ष्य को साकार करते हुए नागरिक सेवाओं में के लगभग 75% आवेदन सेवा का अधिकार के अंतर्गत औसत 8 दिनों में निस्तारित किए जा रहे हैं। नए आपराधिक कानूनों से पुलिस तंत्र को डिजिटल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया गया है। अभियोजन प्रणाली ई प्रणालियों से एकीकृत है। हमारी सरकार ने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि, उद्यान, डेयरी, पशुपालन, एमएसएमई तथा सेवा क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। स्टेट मिलेट मिशन तथा एप्पल और कीवी मिशन के अंतर्गत तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। सेब, कीवी और हाई वैल्यू फ्रूट्स के उत्पादन में वृद्धि राज्य में किसानों की आर्थिकी को बढ़ाने में सहायक होंगे। मैं इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की और आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। सैनिक कल्याण विभाग द्वारा उत्तराखंड शहीद कोष के अंतर्गत शहीद सैनिकों के परिजनों को देह एक मुश्त अनुग्रह अनुदान की राशि को 10 लाख से बढ़ाकर रुपए 50 लाख तथा परमवीर चक्र विजेताओं को दे एक मुश्त अनुदान की राशि को रुपए 50 लाख से बढ़ाकर रुपए 1.5 करोड़ किया गया है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश की महिलाओं के संरक्षण व सशक्तिकरण के साथ ही बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने व उन्हें स्वास्थ्य
एवं पोषण देखभाल तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग तथा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग गठित किए गए हैं, जिसमें माह जनवरी 2025 से अक्टूबर 2025 तक उक्त आयोगों द्वारा क्रमशः कुल 289 वाद तथा 1366 वाद निस्तारित किए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में उनकी विशिष्ट समस्याओं को निराकरण करने एवं उनका सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक विकास करते हुए उनको मुख्य धारा में लाने हेतु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अल्पसंख्यकीय छात्रों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए मदरसा बोर्ड की जगह उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया गया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांग जनों को विशिष्ट पहचान पत्र UDID बनाकर उपलब्ध कराए जा चुके हैं। विभाग द्वारा विभिन्न वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु राजकीय वृद्धा आश्रम, राजकीय दिव्यांग कर्मशाला एवं उत्पाद केंद्र, राजकीय भिक्षुक गृह, राजकीय औद्योगिक संस्थान संचालित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी अब खुलकर चुनावी मोड में आ चुकी है। विगत दिनों केंद्रीय रक्षा मंत्री अमित शाह का हरिद्वार दौरा रहा और आगामी 22 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी श्रीनगर गढ़वाल का दौरा यही दर्शाता है कि बीजेपी ने अब अपनी आगामी चुनावी रणनीति को धार दे दी है। प्रदेश के महामंत्री की माने तो बीजेपी लगातार अपने कार्यक्रमों का संचालन करती है। साथ ही आगामी 22 मार्च को भी ये तय हुआ है कि श्रीनगर में एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रस्तावित कार्यक्रम है कि जो 22 मार्च को श्रीनगर में जो हम एक बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं, उसमें माननीय राजनाथ सिंह जी को हम आमंत्रित करने जा रहे हैं और अभी कार्यक्रम नहीं आया है तो उसकी हमारी योजना बन रही है। अभी एक प्रस्तावित कार्यक्रम है। हम समझते हैं कि उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई है, लेकिन सरकार से उसी दिन बजट पेश करने की नई परंपरा शुरू की गई है। प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार ने पहले ही 9 से 13 मार्च तक सत्र की अवधि तय की है, जिससे कार्यमंत्रणा समिति की भूमिका भी सीमित हो गई है। आगे उन्होंने कहा कि संसदीय परंपराओं के विपरीत है और सरकार विपक्ष से घबराकर सत्र को छोटा कर रही है। आज से जो है बजट सत्र जो है गैरसैंण में प्रारंभ हो रहा है और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ साथ सरकार ने एक नई परंपरा शुरू की है कि आज ही जो है वो बजट भी जो है सदन में रखने का काम करें। हम चाहते हैं कि सदन की अवधि बढ़े। सरकार ने तो हर चीज़ तय कर ली है कि 9 से 4 तक जो है क्या नाम पहले ही 9 से 13 तक सत्र सुनिश्चित कर दिया। अरे फिर कार्य मंत्रणा की तो आवश्यकता नहीं लगती, मुझे लग रहा है। तो सरकार जो है संविधान के विपरीत, संसदीय परंपराओं के विपरीत जो है आचरण करने का काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। सरकार विपक्ष से घबराई हुई है, इसलिए सदन की अवधि छोटा करके भागना चाहती है। लेकिन हमारा प्रयास होगा, हमारी कोशिश होगी कि जितने दिन भी सदन चले हम सरकार को सदन के अंदर प्रश्नकाल में भी और प्रश्नकाल के साथ साथ जो है कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से घेरने का काम करें।
उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष की भूमिका हमेशा सकारात्मक रही है और आगे भी विधानसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, इसके लिए विपक्ष तैयार है। लेकिन सरकार ने 9 से 13 तारीख तक ये कार्य दिवस तय किया है, जिससे चर्चाओं के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि पहली बार राज्यपाल के अभिभाषण के दिन ही बजट पेश किया जा रहा है, जो संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। देखिए, हमारी भूमिका सकारात्मक रही है और आगे भी हम सकारात्मक रूप से सदन की कार्रवाई संचालित हो, इसके लिए हम तैयार भी हैं। लेकिन जिस तरह से सरकार का रुख है, सरकार ने जिस तरह से अपना एजेंडा तय किया है और जिससे 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक का कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं, उससे और दूसरी तरफ राज्यपाल जी के अभिभाषण के दिन पहली बार देखने को मिला है संसदीय इतिहास में। इस संसदीय परंपराओं को दरकिनार कर, कार्य संचालन नियमावली को दरकिनार कर आज वित्त मंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री बजट प्रस्तुत भी कर रहे हैं। इसके मायने साफ हैं, सरकार इस सत्र को सीमित करना चाहती है, क्योंकि राज्यपाल जी के अभिभाषण में 4 दिन का समय निर्धारित होता है। चर्चा 4 दिन की चर्चा, फिर सामान्य बजट में 4 दिन चर्चा, फिर विभागवार चर्चा, तो समय बहुत कम है और सवाल बहुत सारे हैं। T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत का जश्न जहां भारतवर्ष में हर कोने के साथ ही पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, वहीं मसूरी के मक्कावाला क्षेत्र में भारत की जीत के बाद आतिशबाजी कर रहे युवक और उसके परिवार के साथ विशेष समुदाय के लोगों ने मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी तक दी। घटना को लेकर आक्रोशित हिंदू संगठनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। अरे तुम जाओ अपने घर। रात इन भाई साहब का फोन आया था कि हिंदुस्तान के जीतने पर, ये हिंदुस्तान के नागरिक हैं, इन्हें हिंदुस्तान वर्ल्ड कप लेकर आई है तो इन्हें खुशी हुई, इन्होंने बम पटाखे फोड़े। लेकिन कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी इन लोगों को भारत से दिक्कत क्या है, ये क्यों रो रहे थे उस समय? भाई कहीं खैमेनी मरता है तभी अपनी छातियां पीटते हैं, कहीं भारत जीत जाता है तो इन्हें दिक्कत होती है। भाई एक अपना हिंदू भाई को बम फोड़ने पर मारा गया, क्यों? अभी होली से लेकर ना अब तक की तीसरी घटना है ये। एक गांधी ग्राम में सब्जी बेचने को लेकर उसको चाटे मारे गए, पैरालाइज महिला को, अरविंद भाई को सिर्फ बम पटाखे फोड़ने पर। अरे तो इन्होंने पुलिस को फोन कर दिया, ये घर में भाग गए, छुप गए, नहीं तो वो तो डंडे पत्थर लेकर इनको मारने के लिए आ रखे थे। अब कहाँ है मोहम्मद दीपक? अब क्यों नहीं आते मोहम्मद और दीपक? अब उन जैसे ये अंजुम जो पत्रकार हैं, जो गलियों में फिर के गड्ढों में गिर के बाइट ले रहे थे, अब लो ना इनकी बाइट। अब कहाँ है? घर पे अपने अब सो रहे हैं। रात की घटना ये है भाई साहब, इंडिया मैच जीती तो जीतने के बाद मैं घर से बाहर निकला और 4 पटाखे जलाया मैं गिनती से, 5वां निकाल रहा था जलाने के लिए। तब क्या हुआ कि हमारे पड़ोस में रहते हैं, उनका नाम है मन गुरुंग, मोहित गुरुंग, रोशन गुरुंग, उनके पापा और उनके और भी परिवार थे। एक लड़की थी लेडीज़, उसका नाम है सालू, और उनका भांजा है कि कौन है, उसका नाम है गोलू, और एक और उनका भतीजा के भांजा है अजय। ये सब मेरे घर में धक्का मुक्की करके घुस गए मारने के लिए। मुझे ऐसे बोला जाता है कि तू पटाखे यहाँ क्यों जला रही थी? तो मैंने बोला कि भाई साहब इंडिया जीती तो मैं अपने घर के बाहर पटाखे फोड़ रहा हूँ, दुनिया फोड़ रही, चारों तरफ पटाखे जल रही और फोड़ रहे हैं। तो उनका कहना ये होता है उसके बाद कि यहाँ मत फोड़ की, जाके ग्राउंड में फोड़ की। और फिर उसके बाद गाली गलौज करने लगते हैं मेरे साथ। अब मेरे घर में छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और मेरी वाइफ है, हम 4 आदमी हैं और हम घर में भागते जा रहे हैं और वो हमें धक्का मुक्की करके घर में घुसते आ रहे हैं, मतलब मारने को, और कह रहे हैं बार बार खींच रहे हैं बाहर निकाल के। कहाँ के रहने वाले हैं? मूल निवासी? वो मूल निवासी ऐसे बोल
अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां पर मलबात निकेतन में 9 से 15 मार्च तक होने वाले 38वें योग महोत्सव के करीब 80 देशों से आए 1200 से अधिक योग जिज्ञासु और योगाचार्य प्रतिभाग करेंगे। इस दौरान संध्याकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कैलाश खेर और साथ ही साथ ड्रम्स शिवमणि, रूणा रिजवी और साथ ही साथ राधिका दास एंड फ्रेंड्स की प्रस्तुति होगी। ये भी बता दें कि संध्याकालीन आरती के दौरान योग महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा। परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि महाराज ने बताया है कि महोत्सव में 13 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और 14 मार्च को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेनानिवृत्त गुरमीत सिंह भी पहुंचेंगे। प्राचीन परंपरा जो ऋषियों ने हमें दी, योग की परंपरा, वो पिछले 38 वर्षों से गंगा के पावन तट पर, हिमालय की पवित्र धरती, उत्तराखंड की दिव्यता और देवों की धरती पे फिर वापस, वो भी ऐसे दौर में जब चारों ओर युद्ध की ज्वाला है। ऐसे में योग की शीतलता जीवन में व्यक्ति को संतुलन प्रदान करे, दिशा प्रदान करे और शांति प्रदान करे। इस भाव से लगभग 80 से 90 देशों के लोग यहाँ पर होंगे। लगभग 25 से 29 से 30 देशों के एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स और उच्च प्रतिनिधि उन देशों के वो यहाँ पर होंगे। 9 मार्च से 15 मार्च तक ये कार्यक्रम होगा और हमारे आदरणीय यशस्वी कर्मठ युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे आदरणीय महामहिम श्री गुरमीत सिंह जी, लेफ्टिनेंट जनरल, जो सचमुच फौजी भी हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित पार्टी के नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का दावा भी किया। हरिद्वार के गॉडविन होटल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में भाजपा की कोर कमेटी की अहम बैठक हुई। बैठक के बाद भाजपा नेताओं में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर खासा उत्साह और आत्मविश्वास दिखाई दिया। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने संगठन को और मजबूत करने और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की रणनीति पर चर्चा की। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा पूरी मजबूती के साथ 2027 की तैयारी में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि आज गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का मंत्र दिया और इसी रणनीति के साथ भाजपा एक बार फिर उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रही है। मैं कह सकता हूं कि 2022 के चुनाव को ध्यान रखते हुए सभी सांसद, विधायक आपको विधानसभा के प्रत्येक न्याय तंत्र तक भी जाए, कार्यकर्ताओं को भी सुने और जन समस्या को समाधान कभी सरकार के माध्यम से उसको समाधान करें। धीरे धीरे चुनाव की दृष्टि से जो कार्यक्रम होंगे वो कार्यक्रम पर बूथ स्तर पर केंद्रित है, ऐसा होगा। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि पिछले 4 सालों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में जो विकास कार्य हुए हैं उनका सीधा लाभ जनता को मिला है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि जनता का भरोसा भाजपा पर और मजबूत हुआ है और 2027 में तीसरी बार भी भाजपा सरकार बनना तय है। लगातार माननीय अमित शाह जी का हम लोग को आशीर्वाद मिलता रहता है। नेशनल गेम्स में भी वो आए थे और आज 4 साल के प्रोग्राम में भी उन्होंने यहाँ पर शिरकत करी है। तो अभी जो बैठक हुई है उसमें भी उन्होंने आगामी चुनाव के लिए किस तरीके से तैयारियां करनी है, कैसे बूथ लेवल तक काम करना है, बूथ लेवल को स्ट्रॉन्ग, बूथ कमेटी को स्ट्रॉन्ग करना है, सरकार की क्या क्या योजनाएं होनी चाहिए अगले 6 महीने में और किस तरीके से जन जन तक पहुंचना है, उस पर हम लोगों को पूरा एक गाइडलाइन दी गई है। और मुझे उम्मीद है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का जो काडर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग काडर है, अगर हम ये चीज़ करने में सक्षम हो जाते हैं तो
तो 2027 का चुनाव की राह हमारे लिए और आसान हो जाएगी। सर, क्या कोई मंत्र भी दिया गया है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? जैसे मैं आपको बताया कि आपको बूथों पे कैसे काम करना है, अपनी जो विपक्ष की पार्टी है उनकी गतिविधियों पे नजर रखनी है, और आपको पता है कांग्रेस हो चाहे यूकेडी हो, वो एक भ्रम फैला के राजनीति कर रही है, उसको भी कैसे उससे बचना है। तो काफ़ी चीज़ों पे स्पेशली जो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ और हमारी बूथ लेवल की कमेटियों के साथ क्या समन्वय सरकार का और संगठन का होना चाहिए, उस पर चर्चा रही। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि भाजपा की रणनीति शुरू से ही बूथ को मजबूत करने की रही है। उन्होंने कहा कि मेरा बूथ सबसे मजबूत के मंत्र के साथ पार्टी लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रही है और कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ संगठन को मजबूत भी कर रहे हैं। देखिए, मैं कहूँगी कि यहाँ पर अमित शाह जी हरिद्वार आए और उन्होंने 4 साल सरकार के पूरे होने जा रहे हैं और 4 साल के इस कार्यक्रम में वो उपस्थित रहे और उन्होंने बहुत आश्वस्त वो इस बात से थे और सबको उन्होंने संकल्प दिलाया कि किस प्रकार से तीसरी बार फिर से हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, और वो खुद उन्हें इस पर पूर्ण विश्वास था और उन्होंने हमसे भी कहा और सभी जितने लोग उपस्थित हैं उनसे कहा कि आपको भी ये विश्वास रखना है कि तीसरी बार हम पूरी तरह से सरकार बनाने जा रहे हैं, और सभी लोगों ने संकल्प ले लिया कि हम फिर से तीसरी बार सरकार लेकर आएंगे। और मुझे लगता है कि उसी तरीके से संगठन को किस प्रकार से मजबूत करना है, कैसे हमें और अपने कार्यक्रम करने हैं, उसी स्तर पे बात नहीं। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि अभी ये देखना कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किए हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि जो काम हुए हैं केंद्र सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा, उसको जनता तक ले जाना, वही सबसे प्रमुख फिलहाल में हमारा मुद्दा रहेगा। और बाकी बैठक के बाद अन्य मंत्री और नेता भी उत्साह से भरे नजर आए और सभी ने एक स्वर में 2027 में फिर से भाजपा सरकार बनने का दावा किया। 2027 चुनाव को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी की सरकार से जनता परेशान है। इसलिए देवभूमि की जनता ने तय कर लिया है कि 2027 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नेबल टीवी। तो देखिए, जिस तरीके से एक तरफ उत्तराखंड के भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित किया गया है, सभी नेतागण, सभी विधायकगण, सभी पार्टी के नेता इस वक्त विधानसभा में मौजूद है, लेकिन इसी बीच यूकेडी के तमाम कार्यकर्ताओं को वहां पर जाने से रोकने की कोशिश की गई। पुलिस के द्वारा उन्हें रोकने की कोशिश की तो दिवालीकाल में यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यूकेडी के कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी आ रही है, भराड़ीसैंण विधानसभा जाने के दौरान पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन यहां पर जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं ने बैरियर्स तक तोड़ दिए हैं। पुलिस ने पानी की बौछार करके उन्हें रोकने की कोशिश करी। देखिए, पुलिस पहले से ही चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ इस वक्त भराड़ीसैंण में मौजूद है। हर स्थिति से यहां पर निपटने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई थी और पूरी तरह से तैयार पुलिस प्रशासन ने इस तरीके के प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की, लेकिन मामला ज्यादा गंभीर होता हुआ नजर आया। यूकेडी के तमाम कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने का भी यहां पर प्रयास किया। पुलिस और यूकेडी कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिल रही है, लेकिन यूकेडी के कार्यकर्ता हाथों में झंडा लिए अपनी पार्टी का सीधे भराड़ीसैंण की ओर बढ़ने की कोशिश करते नजर आए, जहां पर पुलिस लगातार रोक रही है। तमाम कोशिशें यहां पर विफल पाई गई। बैरिकेड्स तोड़कर यूकेडी के कार्यकर्ता आगे बढ़े और वहां पर जोरदार प्रदर्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। यूकेडी के तमाम कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुलिस प्रशासन ने उन्हें आगे जाने से ही साफ मना कर दिया। तो भराड़ीसैंण विधानसभा जाने के दौरान पुलिस के रोक पर यूकेडी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट चुका है। यूकेडी के तमाम कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, हाथों में यूकेडी पार्टी का झंडा लिए। ये यूकेडी के तमाम कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन के साथ धक्का मुक्की भी इस दौरान देखने को मिली। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।